विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में बंगाल, असम और पुदुचेरी में भाजपा को बढ़त, तमिलनाडु में द्रमुक और केरलम में कांग्रेस सत्ता की दौड़ में आगे। 4 मई को मतगणना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा। रिम्स 2 और मिनी सचिवालय को समय पर पूरा करने का निर्देश। बोकारो ट्रेजरी घोटाला मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई। एएसआई अशोक भंडारी गिरफ्तार। 50 लाख रुपए के अवैध लेन देन का खुलासा। और रांची में 2 दिवसीय खेलो इंडिया अस्मिता बॉक्सिंग लीग का शुभारंभ। महिला मुक्केबाजों को ओलंपिक स्तर के लिए तैयार करने पर जोर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में हुए विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 92.47% मतदान हुआ है। स्वतंत्रता के बाद से राज्य में अब तक का यह सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है। इसी के साथ असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में मतदान का कार्य संपन्न हो गया। मतदान पश्चात एग्जिट पोल में बंगाल, असम और पुदुचेरी में भाजपा को बढ़त, जबकि तमिलनाडु में द्रमुक और केरलम में कांग्रेस सत्ता की दौड़ में आगे दिख रही है। 4 मई को मतगणना होगी। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 142 सीटों पर 92.47% से ज्यादा मतदान दर्ज हुआ। कुछ जगहों पर हिंसा और झड़प की भी खबरें आईं। हालांकि ज्यादातर जगह मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। राज्य में आजादी के बाद से 17 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब वोटिंग 90% से ज्यादा हुई है। पश्चिम बंगाल में मतदान संपन्न होने के बाद तमाम चुनावी एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल दिखाना भी शुरू कर दिए हैं। एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार की विदाई और बीजेपी के सत्ता में आने के संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। वहीं असम में भाजपा जीत की हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में भी एनडीए को एक बार फिर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं दक्षिण भारत के राज्य केरल और तमिलनाडु की बात की जाए तो केरल में यूडीएफ और तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर बंगाल की जनता ने भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने विकास और सुरक्षा के पक्ष में मतदान किया है कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी के उस कुशासन, जहां बेरोजगारी, बेटियों के साथ अनाचार, अत्याचार और पूरी तरह रूल ऑफ लॉ कॉलेप्स था, उससे मुक्ति के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विकास, जो डेवलपमेंट, उसके लिए वोट बंगाल की जनता ने किया है। और जो जबरदस्त पोलिंग आज भी हुई है, लगभग 92%, 91 पॉइंट समथिंग। तो ये बात का संकेत है कि बंगाल की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे, उनके विकास पर विश्वास जताया है। और आप देखना, मैं पहले से कह रहा हूं, प्रचंड जीत की ओर आसाम में भी और बंगाल में भाजपा प्रचंड जीत की ओर बढ़ी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में स्वास्थ्य और शहरी विकास की उच्च स्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने रिम्स 2 परियोजना को अत्याधुनिक और मरीज हितैषी बनाने के निर्देश देते हुए मिनी सचिवालय का काम समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया। मौके पर श्री सोरेन ने राज्य के विभिन्न जिलों के चिकित्सकों से ऑनलाइन संवाद स्थापित कर आईसीयू में इलाजरत मरीजों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को उपचार व्यवस्था को और सुदृढ़ तथा बेहतर बनाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने नगर आवास, पथ निर्माण और पर्यटन विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने रांची स्मार्ट सिटी परियोजना के निर्माण में आ रही सभी अड़चनों को दूर कर काम शुरू करने का निर्देश दिया। मौके पर मुख्यमंत्री ने जीआरडीए के कार्यों की भी समीक्षा की। श्री सोरेन ने स्पष्ट निर्देश दिया कि विकास कार्यों के दौरान पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने पौधरोपण को बढ़ावा देने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाए जाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल झारखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार परिषद की बैठक की भी अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए सभी 24 जिलों में मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस चलाने का निर्देश दिया। श्री सोरेन ने कहा कि यह बस सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि चलती फिरती प्रयोगशाला होगी, जिससे विद्यार्थी और आम जन विज्ञान के रहस्यों को समझ सकेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों में बन रहे साइंस सेंटर और तारामंडलों की प्रगति की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल झारखंड मंत्रालय में जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी की छात्रा कुमारी आराध्या राय को झारखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद के लोगो डिजाइन प्रतियोगिता में विजेता चुने जाने पर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कुमारी आराध्या राय द्वारा तैयार किए गए प्रतीक चिन्ह की सराहना करते हुए कहा कि यह डिजाइन राज्य के विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करता है। मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार और विधायक विकास मुंडा भी मौजूद थे। पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पलामू में वैगन फैक्ट्री, नई ट्रेन सेवाएं, राजधानी एक्सप्रेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने और रेल अंडरब्रिज निर्माण समेत कई मांगें रखीं। सांसद ने कहा कि यह मुलाकात काफी सकारात्मक रही और केंद्रीय मंत्री ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है। जम्मू और श्रीनगर के बीच सीधी वंदे भारत रेल सेवा की आज से शुरुआत हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से विस्तारित श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा को रवाना किया। इस मौके पर श्री वैष्णव ने कहा कि यह ट्रेन तीर्थ यात्रा और पर्यटन के मौसम में यात्रियों को बड़ी सौगात है। इतनी पॉपुलर हुई है ट्रेन, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बता रहे थे, 100% ऑक्यूपेंसी फ्रॉम डे 1, 100% ऑक्यूपेंसी। और अब तक 5.5 लाख लोग वंदे भारत से ट्रैवल कर चुके हैं। 5.5 लाख। एक तरीके से जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन बन गई है ये रेलवे लाइन, जो पूरे देश की लाइफलाइन है, वैसे ही जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफलाइन बन गई है। वंदे भारत जो कश्मीर के लिए डिजाइन की है, उसमें कई स्पेशल डिजाइन के फीचर्स हैं, जैसे इसको -10 डिग्री सेल्सियस पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर जितनी भी प्लम्बिंग है, पाइपिंग है, वो पाइपिंग में कहीं भी पानी फ्रीज नहीं होता। बोकारो ट्रेजरी घोटाला मामले में सीआईडी की एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एएसआई अशोक भंडारी को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि भंडारी के खाते में अवैध निकासी के 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। वर्ष 2020 से अब तक इस घोटाले में 1 करोड़ 11 लाख से अधिक की सरकारी राशि का गबन किया गया है। सीआईडी इस मामले में शामिल अन्य खातों और नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। सिमडेगा जिले की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर शहर की पहचान हेरिटेज भवन को सुंदर बनाने की कोशिश की जा रही है। इस उद्देश्य से हेरिटेज भवन परिसर में वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सिमडेगा के हेरिटेज भवन परिसर में वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता के अवसर पर कौशल विकास केंद्र के अनुराग कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता के जरिए हेरिटेज भवन को सुंदर बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह अवसर पाकर बच्चे भी काफी उत्साहित हैं।
बच्चियों को अपना एक अलग से हुनर प्रदान करने का एक मौका मिला है, डीसी मैम की तरफ से दिया गया है, जिसमें वेरियस स्कूलों के बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पर अपने प्रतिभा दिखा रही हैं, ड्राइंग्स दिखा रही हैं। इसके बेसिस में मैम एक छोटा सा कंपटीशन रखी है, बच्चों को कुछ उपहार भी दिया जाएगा इन ड्राइंग्स को लेकर। इस दौरान विद्यार्थियों ने पूरी तन्मयता के साथ एक से बढ़कर एक सुंदर तस्वीरें उकेरी। वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग ले रही आतिया, खुशबू और बसंती ने बताया कि उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्हें इस प्रमुख स्थल में अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है। मुझे यहाँ पे पेंट करके बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे यहाँ पे पेंट करने के लिए अवसर मिला है और मैं डीसी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये पेंटिंग बना के मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि हमें भी अपना कला दिखाने को मिला। यहाँ पे सांस्कृतिक से रिलेटेड चित्र बना रहे हैं, यहाँ पे किसी को भी देख के संदेश मिल सकता है। बच्चों ने इस पहल का जोरदार स्वागत किया है। उन्होंने न केवल सुंदर और संदेशपरक चित्र बनाए, बल्कि उनके बनाए चित्रों से प्रकृति के प्रति उनका प्रेम भी उजागर हुआ। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने नौसेना के हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म से नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफल परीक्षण किया है। यह पहली बार है कि जब एक ही हेलीकॉप्टर से 2 मिसाइलें एक साथ दागी गईं। अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मिलकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के तट से दूर भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म से नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज NASM-SR का पहला साल्वो लॉन्च सफलतापूर्वक किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और उद्योग क्षेत्र विशेषकर डीसीपीपी भागीदारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस मिसाइल के विकास से सशस्त्र बलों की क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। यह यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हुई है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। तीर्थ यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए राज्य सरकार ने तमाम तरह के इंतजाम किए हैं। देहरादून स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मंदिरों के कपाट खुलने से लेकर 28 अप्रैल को शाम 7 बजे तक केवल 10 दिनों के अंदर कुल 4,08,401 तीर्थ यात्रियों ने चार धाम यात्रा पूरी की है। अधिकारियों ने बताया कि तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए यात्रा मार्गों के साथ साथ प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर पीने का पानी, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, पार्किंग और यातायात प्रबंधन जैसी आवश्यक सुविधाओं को सुदृढ़ और व्यवस्थित रूप से संगठित किया गया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के 6 दिनों के भीतर ही 84,942 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए। वहीं केदारनाथ धाम में 7 दिनों के भीतर 2,07,452 तीर्थ यात्रियों ने पूजा अर्चना की है। इस बीच यमुनोत्री धाम में 10 दिनों में 57,794 तीर्थ यात्री पहुंचे हैं, जबकि इसी अवधि के दौरान गंगोत्री धाम में 57,863 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए हैं। लद्दाख में एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अध्याय की शुरुआत हुई जब भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेष लेह पहुंची। इस अवशेषों का भारत में पहला सार्वजनिक प्रदर्शन है। गहरी आस्था, शांत आध्यात्मिक ऊर्जा और मंत्रों की मधुर ध्वनि के बीच भगवान गौतम बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेष आज लेह की पावन धरती पर पहुंचे। दिल्ली से वायुसेना के विमान से जैसे ही अवशेष लेह पहुंचे, पूरा वातावरण श्रद्धा और भक्ति से सराबोर हो उठा।
लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में इन दिव्य अवशेषों का स्वागत किया। लद्दाख पुलिस के गार्ड ऑफ ऑनर और बौद्ध भिक्षुओं की गूंजती प्रार्थनाओं ने इस पल को और भी अलौकिक बना दिया। पारंपरिक खाटकों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच हुआ यह स्वागत समारोह आस्था का जीवंत उत्सव बन गया। भव्य जुलूस के साथ पवित्र अवशेषों को चोगलमसर स्थित जीवेत्सल ले जाया गया, जहां 1 मई से इनके दर्शन शुरू होंगे। इस दौरान पूरे रास्ते हजारों श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषाओं में सड़कों के किनारे खड़े होकर हाथ जोड़कर इन अवशेषों के दर्शन करते नजर आए। यह ऐसा दृश्य रहा जिसमें आस्था, एकता और सांस्कृतिक समृद्धि की अद्भुत अलौकिक तस्वीर नजर आई। इस मौके पर उपराज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि लद्दाख का चयन इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए होना यहाँ की गहरी बौद्ध विरासत का प्रमाण है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूं कि आज लद्दाख की धरती पर होली रेलिक्स बुद्धा के लाए गए हैं और आपने देखा कि यहाँ पर उनका भव्य स्वागत हुआ है। सभी लद्दाखी हमारे वासी हैं, उनके लिए बड़े गर्व की बात है और आपने देखा कि कितना उत्साह है यहाँ पर और लोग बड़े जोश के साथ जो हैं उनको रिसीव कर रहे हैं और पूरे रास्ते में लोग खड़े हुए हैं उनको श्रद्धालु जो हैं उनके दर्शन करने के लिए। भक्ति और श्रद्धा का यह सिलसिला 1 से 10 मई तक जीवेत्सल में दर्शन के रूप में जारी रहेगा। इसके बाद 11 और 12 मई को ये अवशेष जांस्कार और 13 से 14 मई तक लेह के धर्म केंद्र में श्रद्धालुओं के लिए प्रदर्शित किए जाएंगे। 15 मई को इन्हें पुनः दिल्ली ले जाया जाएगा। भारी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। लेकिन वादियों में जहां शांति और आध्यात्मिकता पहले से ही महसूस होती है, वहीं भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी इस माहौल को और गहरा बना रही है। दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये सिर्फ दर्शन भर का मौका नहीं, बल्कि शांति, करुणा, सह-अस्तित्व के उस संदेश को भी करीब से समझने का मौका है जो भगवान बुद्ध ने सदियों पहले दिया था। और आज के दौर में यही संदेश लेह से पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ दीपक सिंह रावत, लेह लद्दाख, डीडी न्यूज। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। लातेहार जिला उपायुक्त ने सहकारी विकास समिति के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान गोदाम के निर्माण, पशु औषधि केंद्र और मिनी मृदा परीक्षण लैब की स्थापना को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान उपायुक्त ने सभी योजनाओं के समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। कोडरवा में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इस बैठक में उपायुक्त ने जिले में सुगम वाहन परिचालन के लिए ओवरलोडिंग पर अंकुश, अवैध पार्किंग और सर्विस रोड पर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने गहन वाहन चेकिंग करते हुए ड्रिंक एंड ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। गुमला उपायुक्त ने कतरी जलाशय, शिवराजपुर डैम और मसरिया जलाशय सहित विभिन्न जल संरचनाओं का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नहर तंत्र, डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम एवं जलापूर्ति व्यवस्था का जायजा लेते हुए खेतों तक निर्बाध सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए नहरों के जीर्णोद्धार का निर्देश दिया है। सरायकेला खरसावां उपायुक्त ने समाहरणालय स्थित जिला कोषागार कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने पंजियों और अभिलेखों के सुव्यवस्थित रख रखाव और कार्यालय व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पाकुड़ में अस्मिता खेलो इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीग 2026 का भव्य समापन उत्साह और गौरव के साथ संपन्न हुआ। जिला उपायुक्त ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिका खिलाड़ियों को पदक एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। सिद्धो कान्हू स्टेडियम साहिबगंज में बालिका डे बोर्डिंग एथलेटिक्स क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र के रिक्त पदों के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित की गई, जिसमें दर्जनों बालिकाओं ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। दुमका में जनगणना 2027 के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता रथ को उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है। उन्होंने लोगों से भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। रांची के खेलगांव स्थित बॉक्सिंग हॉल में 2 दिवसीय खेलो इंडिया अस्मिता सिटी डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग लीग का कल भव्य शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को ओलंपिक स्तर के लिए तैयार करना है। उद्घाटन के दौरान विशेष रूप से महिला मुक्केबाजों को प्रोत्साहित करने और उन्हें खेल में आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। आईपीएल क्रिकेट में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। और इंडियन प्रीमियर लीग में बुधवार को मुंबई में खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराकर प्रतियोगिता में अपनी 6ठी जीत दर्ज की। मैच में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता और रियात रिकलर की 123 रन की नाबाद शतकीय पारी की बल पर 20 ओवर में 5 विकेट पर 243 रन का स्कोर किया। इसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 244 रन के लक्ष्य को 18.4 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 249 रन बनाकर हासिल कर लिया। हैदराबाद और इंडियन प्रीमियर लीग में बुधवार को मुंबई में खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराकर प्रतियोगिता में अपनी 6ठी जीत दर्ज की। मैच में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता और रियात रिकलर की 123 रन की नाबाद शतकीय पारी की बल पर 20 ओवर में 5 विकेट पर 243 रन का स्कोर किया। इसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 244 रन के लक्ष्य को 18.4 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 249 रन बनाकर हासिल कर लिया। हैदराबाद की ओर से ट्रेविस हेड ने 76 तो हेनरिक क्लासेन ने नाबाद 65 रन की पारी खेली। वहीं अभिषेक शर्मा ने 45 रन बनाए। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। यह मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये इस सीजन में दूसरी बार है जब ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी। इससे पहले जब ये दोनों टीमें भिड़ी थीं तो आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराने में सफलता हासिल की थी। मौसम। राज्य में मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है। आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के कारण जहां लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, वहीं रांची में विमानों के परिचालन और यातायात पर इसका बुरा असर पड़ा है। जानकारी के अनुसार कल कोलकाता से रांची आ रही इंडिगो की फ्लाइट को खराब मौसम के कारण डाइवर्ट करना पड़ा। वहीं दिल्ली से आने वाले विमान भी देरी से पहुंचे। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची और आसपास के क्षेत्रों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिन मौसम का यही रुख देखने को मिलेगा। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 30 अप्रैल साल 1870 को धुंडीराज गोविंद फाल्के का जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। भारतीय सिनेमा की नींव रखने वाले दादा साहब फाल्के को भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह कहा जाता है। उन्होंने भारतीय सिनेमा जगत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया। इसकी प्रेरणा इन्हें मुंबई में अमेरिका इंडिया थिएटर में दिखाई गई विदेशी मूक चलचित्र लाइफ ऑफ क्राइस्ट से मिली थी। साल 1937 में बनी फिल्म गंगा अवतरण दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित पहली बोलती फिल्म थी। भारत सरकार इनकी याद में प्रतिवर्ष सिनेमा जगत में विशिष्ट योगदान के लिए दादा साहब फाल्के सम्मान देती है। 30 अप्रैल साल 1927 को फातिमा बीबी का जन्म केरल के पथानामथिट्टा में हुआ। उनका पूरा नाम मीरा साहिब फातिमा बीबी है। साल 1989 में फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त हुई। इस पद पर नियुक्त होने वाली वह पहली भारतीय महिला थीं। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया गया। वे तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। 30 अप्रैल
साल 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति चुने गए। 57 वर्ष की आयु में वॉशिंगटन न्यूयॉर्क के फेडरल हॉल में संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उन्होंने सेना के कमांडर इन चीफ का भी पद संभाला। जॉर्ज वॉशिंगटन को फादर ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है। अमेरिका को ब्रिटिश राज से आजादी दिलाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कंधों में जकड़न एक आम समस्या है जो लंबे समय तक बैठने, गलत मुद्रा और तनाव के कारण हो सकती है। इस शारीरिक समस्या से उबरने में योग काफी कारगर हो सकता है। लाइफस्टाइल में लंबे समय तक बैठकर काम करना, मोबाइल व लैपटॉप का अधिक प्रयोग करना, गलत पोस्चर्स और शारीरिक श्रम में कमी, ये सब कई तरह की जोड़ों की समस्याओं का कारण बनते हैं। इसकी वजह से कंधे में स्टिफनेस यानी जकड़न हो सकती है। शुरुआत में यह समस्या छोटी लगती है, लेकिन अगर इस पर ध्यान न दिया जाए तो धीरे धीरे गंभीर दर्द में बदल जाती है। लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहने से उस जोड़ की मांसपेशियों में जकड़न हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और धीरे धीरे मूवमेंट में समस्या आने लगती है। कई बार ये फ्रोजन शोल्डर का रूप भी ले सकती है, जिसमें कंधा हिलाना मुश्किल हो जाता है। शोल्डर स्टिफनेस में राहत दिला सकते हैं कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। सहज भाव आसन फॉर शोल्डर रिलीफ। दोनों कंधों को ऊपर उठाएंगे और रिलैक्स करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर उठाया, रिलैक्स किया, सांस लेते हुए ऊपर उठाया, रिलैक्स किया, ऊपर उठाया, रिलैक्स किया। इसी प्रकार इसको कुछ राउंड और दोहराएंगे। दूसरा है, अपने दोनों हाथों को कंधों के ऊपर रखेंगे और कोहनियों को गोल घुमाएंगे। तो सांस लेते हुए कोहनियों को ऊपर उठाया, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। सांस लेते हुए ऊपर उठाया, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। सांस लेते हुए ऊपर उठाया, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। इसी प्रकार से विपरीत दिशा में घुमाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर उठाया, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस लेते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस लेते हुए नीचे और रिलैक्स करेंगे। अगला आसन है स्टैंडिंग गोमुखासन। खड़े होकर हम गोमुखासन करेंगे। अपने सीधे हाथ को ऊपर लेके गए, उसको मोड़ा, उल्टे हाथ से नीचे से ले जाके सीधे हाथ के पंजे को पकड़ने की कोशिश करेंगे और थोड़ी देर यहीं पे रुकेंगे। लंबी गहरी सांस लेने का प्रयास करेंगे। धीरे से हाथ को खोलते हुए नीचे ले आएंगे। इसी प्रकार से हम दूसरी साइड से भी करेंगे। आजकल की हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम ज्यादातर एक जगह बैठ के कंप्यूटर के सामने काम करते रहते हैं और उसमें मसल्स काफी अकड़ जाती है। हमारी शोल्डर मसल्स, नेक मसल्स काफी तनाव में रहती है। शरीर के अंदर मसल्स में तनाव को हटाने के लिए अदरक बहुत काम आता है, हल्दी बहुत काम आती है। इसलिए ये चीजें पेट में जानी चाहिए सवेरे ही। फिर कोशिश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में बंगाल, असम और पुदुचेरी में भाजपा को बढ़त। तमिलनाडु में द्रमुक और केरलम में कांग्रेस सत्ता की दौड़ में आगे। 4 मई को मतगणना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा। रिम्स 2 और मिनी सचिवालय को समय पर पूरा करने का निर्देश। बोकारो ट्रेजरी घोटाला मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई। एएसआई अशोक भंडारी गिरफ्तार। 50 लाख रुपए के अवैध लेन देन का खुलासा। और रांची में 2 दिवसीय खेलो इंडिया अस्मिता बॉक्सिंग लीग का शुभारंभ। महिला मुक्केबाजों को ओलंपिक स्तर के लिए तैयार करने पर जोर।